हेलो विद्यार्थियों। अपने 11th का पहले लेसन का ये थर्ड लेक्चर है। तो जिसको दूसरे वीडियो में अगर सार्थक अंक समझ में आ गए हों, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखना या समझना। उसके समझे बिना इसमें आपको ज़्यादा ख्याल नहीं आएगा। तो सार्थक अंक क्या होता है उसको पूरा पहले कर लो। उसके सारे नियम क्या क्या हैं, कैसे नक्की करते हैं, उसके एग्जाम्पल करो। उसके बाद में ये वीडियो चेक करना। देखते हैं अपने इसमें क्या है। इस वीडियो में इसमें पहला आएगा सार्थक अंकों का गुणा या भाग करना। ठीक है, तो इसमें नियम क्या होता है, चलो मान लीजिए आपको संख्या दी गई है, लिखा है 1.5 गुणे 6.60। आंसर आएगा, गुणा करोगे आंसर आएगा 9.900। ठीक है, गुणा करोगे यहाँ पे 15×90। ठीक है, और ये इतना आंसर आएगा। अब आपको ऑप्शन दिया होगा, इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो 9.90, 9.900, 9.9 या सभी सही हैं। ऐसा आंसर क्या आएगा कि सभी सही हैं, सब में एक ही मतलब हुआ। लेकिन जब बोला जाए कि भाई इसका सबसे सही आंसर क्या है, तो उसका नियम आएगा कि उसका नियम क्या है कि जो संख्या दी गई है पहले उस पर चेक करो भाई सार्थक अंक कहाँ सबसे कम है। यहाँ 1.5 दो सार्थक अंक है। ठीक है, यहाँ पर 6.60 तीन सार्थक अंक है। कहाँ पे कम अंक है, यहाँ पे कम अंक है। तो आंसर में भी दो ही अंक सार्थक होने चाहिए। चेक करो आंसर में कहाँ पे दो सार्थक अंक है, यहाँ पर तीन सार्थक अंक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आंसर आएगा आपका सी। तो क्योंकि अपने सवाल में पहले वाले अंक में दो सार्थक अंक थे जो सबसे न्यूनतम थे, और अपने आंसर में भी उतना ही सार्थक अंक आने चाहिए। तो आंसर आएगा विकल्प सी सही है। आगे देखते हैं अपने एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको आगे बहुत काम आने वाला है सवालों में। संख्याओं का निकटतम करना, राउंड अप करना, नहीं बोलते लगभग करना। सबने लगभग सीखा होगा, फिर समझ अपने फिर भी एक बार, जैसे न ख्याल आ रहा हो। तो जैसे मान लो संख्या दी गई है 1.267, मुझे इसको खाली 3 अंक करना है, मुझे ये अंक निकालना है, 7 निकालना है, 3 करना है। तो पहला नियम क्या है, यदि जो जिसको हटाना है, मान लो 7 को हटाना है, किसको हटाएंगे, जो अंतिम वाला हो उसी को हटाएंगे। तो उसे हटाना है अगर वह संख्या 5 से बड़ी हुई, तो जो संख्या बाईं ओर है, कौन बाईं ओर है, 6 है, 6 में 1 जोड़ देंगे। तो क्या आंसर आएगा 1.27। 7 को हटा दिया और जो संख्या ये संख्या 5 से बड़ी है 7, इसलिए इसको अपने बाईं ओर 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया, 7 आ गया। आंसर आएगा 1.27। आगे दिया हुआ है 15.006। चलो मुझे 6 हटाना है मान लो। ठीक है, 6 मुझे हटाना है, और 6 क्या है, 6 संख्या 5 से बड़ी है। तो नियम क्या होगा, बाईं ओर 1 जोड़ दोगे। तो यहाँ शून्य के बदले क्या लिख दोगे, 1। 6 को निकाल दो, यहाँ आ गया शून्य के बदले 1, तो 15.01। इसको बोलते हैं राउंड अप करना। चलो इसमें कितने सार्थक अंक थे, इसमें कह लो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है। बोले एग्जाम में भाई 4 सार्थक अंक थे, तो इसको पास करो, इसको निकटतम करो, खाली 4 सार्थक अंक हो। तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 6 निकालना पड़ेगा। तो 6 निकालने के लिए ये नियम है, यदि 5 से बड़ा हो संख्या तो बाईं ओर अपने जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरा पॉइंट, संख्या अगर 5 से कम हो, जिसको हटा रहे हो 5 से कम हो। चलो भाई 4 को निकालना है, यहाँ पे 4 को निकालना है मुझे। 4 क्या है, 5 से कम है, तो उसको निकाल दो, लेकिन कोई यहाँ कुछ अपने ऐड नहीं करेंगे, 6 का 6 ही रहेगा। संख्या 5 से बड़ी होती या 7 करते, संख्या 5 से कम है तो 6 रहेगा यहाँ पर। और यहाँ क्या होगा, 12.003 है। ठीक है, तो संख्या 5 से छोटी है, 5 नहीं है, इसको निकाल दो तो भी इसमें कोई संख्या ऐड नहीं होगी। आंसर आएगा 12.00। ठीक है, सिंपल नियम में 5 से बड़ी हो तो बाईं ओर बढ़ा दो, 5 से कम हो तो कुछ करना नहीं है, संख्या निकाल दो, बाकी संख्या वही की वही रहेगी। अब जिसे हटाना है वो संख्या 5 दी गई हो, तो 5 से बड़ी कर लिए, 5 से कम कर लिए। संख्या 5 हो उसे हटाना हो, तो दो नियम है, वह संख्या सम संख्या हो। ठीक है, अगर उसके बगल में सम संख्या हो तो क्या करेंगे, संख्या में कोई बदलाव नहीं करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे से लिखा हुआ है 6.325, 5 को हटाना है, पर बगल में क्या है, सम संख्या है, 0 2 4 6 8 हो, क्या कहलाएगी, सम संख्या। तो 2 में कोई बदलाव नहीं करेंगे, आंसर आएगा सिंपल 6.32। ठीक है, अगर संख्या अगर विषम संख्या आई हो 5 के बगल में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, चलो लिखा हुआ है 8.15, 5 को हटाना है, बगल में क्या है, विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, तो क्या करेंगे, अपने इस संख्या में बढ़ा देंगे।
तो हो जाएगा आपका 8.2, 5 में निकाल दो और 2 आ जाएगा। तो 3 नियम है, संख्या 5 से बड़ी हो, 5 से कम हो और 5 हो। तो आपको ध्यान से करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम ऐसा आपको लिख के आएगा कि निम्न संख्याओं को 3 सार्थक अंक तक निकट करो, पास करो। तो कोई निकटतम 3 करना है सार्थक अंक। यहाँ के सार्थक अंक है 1 2 3 4 5 अंक सार्थक अंक, मुझे 3 ही करना है। 3 ही आएंगे, मुझे 2 निकालना पड़ेगा, मुझे 6 और 1 निकालना है। ठीक है, क्या करने का अपने, भाई 6 तो निकल गया, तो यहाँ कितना 2 आ गया, बगल में 2 आ गया ना, पे निकल गए। तो 3 ही करना, 2 को भी निकालना पड़ेगा। 2 क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है 2, तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, मुझे 3 ही करना, भाई यहाँ 5 संख्या है, 3 लिखना है, तो 2 के बगल में क्या 1 है। और नियम क्या था, ये घटाना संख्या 5 से छोटी होगी तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो कोई बदलाव नहीं किए। यहाँ कितना अंक है, 1 2 3 4 सार्थक अंक है, मुझे यहाँ पे खाली सिर्फ 3 चाहिए सार्थक अंक। तो अब देखो, अब यहाँ बढ़ा दिया मैंने, 7 था, इसका निकालना मुझे खाली 3 अंक चाहिए। ठीक है, 3 अंक चाहिए, तो क्या किया, 7 के बगल में 7 5 से बड़ा है, यहाँ बढ़ा दो 1, कितना हो गया, 9 के बाद 10 हो गया, 10 यानी 0, यहाँ 6 हो जाएगा, 0.060, यानी कि 59 में जोड़ दो 1, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपको हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 4 और 6 0। लास्ट में कितने अंक है, 4 सार्थक अंक है, मुझे सिर्फ 3 चाहिए, तो 8 को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बढ़ा के 1 कर दो, लगभग मैंने 1 कर दिया। संख्या 5 से बड़ी है तो बगल में 1 जोड़ना होता है। ठीक है, या संख्या 5 से बड़ी नहीं थी, 1 ही थी, तो मैं यहाँ पे 2 का 2 रहा। संख्या 5 से बड़ी है 7, तो जोड़ दिया मैंने 1, या 60 हो गया। और यहाँ पर संख्या 8 की संख्या 5 से बड़ी है, इसलिए आपने आप 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको सिंपल पूरा करना है। और आपने उसमें स्वाध्याय में ऐसे काफी क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको हल करना है। चलो, आप ये उसमें एग्जाम में ये भी 1 नंबर में आता है कि सार्थक अंकों का जोड़ना घटाना। चलो, आपको देखो, पहले सिंगल यहाँ पे हल किया गया, समझ लो पहले, फिर नियम तो अपना बजाएगा। संख्या दी हुई 20.43 जोड़ो 2.0, जोड़ना है 8.003, जोड़ना है मुझे। जोड़ा मैंने, भाई 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 8 2 10 हो गया, और 2 1 3 हो गया, जोड़ दिया मैंने। अब लिखना है इसमें सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन दिया है कि 30.43, 30.4, 30.433, जैसे भी सही है। तो सही, इसलिए इसमें सबसे सही कौन सा है, तीनों में से सबसे सही कौन सा है। तो नियम क्या होता है, उसका ऐसा नियम होता है, जो भी आपको संख्या दी गई हो, चेक करो उसमें कि दशमलव के बाद कहाँ पे न्यूनतम अंक है। यहाँ पे दो अंक आया हुआ है, यहाँ पर 1 ही अंक है, यहाँ पर 3 अंक आया हुआ है, यहाँ पे 3 अंक आया हुआ है। तो कहाँ पे न्यूनतम अंक है, यहाँ पर 1 ही अंक है, 2.0, यानी कि पॉइंट के बाद चेक करने का, पहले नहीं, पॉइंट के बाद 1 ही अंक आया हुआ है। तो आंसर में भी दशमलव के बाद 1 ही अंक आएगा, यानी कि आंसर आएगा 30.4। ठीक है, संख्या 5 से छोटी है तो बदलाव नहीं आएगा, या लिखेंगे अपने 30.4, आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, ऐसे आपको हल करना होगा और सवाल भी देंगे। चलो, अपने आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके कुछ थ्योरी आएंगे कि भाई एग्जाम में सब 1 नंबर में आएगा, या बोलेंगे अगर समझाओ मैं एग्जाम्पल देके तो 2 नंबर में आएगा। तो हेडिंग क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। कुल 5 मूल नियम है। पहला पढ़ते अपने सबने पढ़ा हुआ है 9th में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल इसका वाक्य है, द्रव्य न तो बना जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम दिया था आंतोइन लाउसिए ने दिया था, नाम याद कर लेना, आंतोइन लाउसिए ने ये नियम दिया था। जैसे कि इसका मतलब क्या कहने मतलब, जैसे भाई कार्बन है, ये दुनिया में जितना कार्बन है उतना ही रहेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई उत्पन्न नहीं होगा और ये नष्ट भी नहीं होगा, खाली इसका आपस में अदला बदली। जैसे कार्बन था वो CO2 बन गया, C में चला गया, और CO2 का चला गया H2CO3 में, C अलग जगह घूमेगा, चलो भाई चला गया CH4 में, फिर बन गया CO2, यानी एक रचना से अलग रचना में बदलेगा, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होगा, कोई बाहर से नया बनता नहीं है, जितना है उतना का उतना ही रहेगा। ये सिंपल नियम है, 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। दूसरा एक नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, बोले 1 नंबर में ये नियम किसने दिया था, बोलोगे जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये नियम दिया था। नियम क्या है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान रहता है। इसका
इसका मतलब क्या हुआ? इससे मतलब आपको इसका एक नाम और भी है नियम का, इसे कहेंगे अपने निश्चित संगठन का नियम। दोनों बोले एग्जाम में, स्थिर अनुपात का नियम या बोले आपको निश्चित संगठन का नियम दो, तो ये लिखना है। समझाओ इसको। तो बोलोगे जिससे प्राउस्ट ने क्या किया इसको समझाने के लिए, क्यूप्रिक कार्बोनेट एक पदार्थ लिया। ये पदार्थ कहाँ मिलता है? मिलता है प्रकृति मिलता है, जो जहाँ चट्टाने होती है, जहाँ खनिज मिलते में, जहाँ पे वहां से मिलता है खनिजों में, तो प्राप्त किया। और गणना की भाई इस पे कॉपर कितना है, सी कितना है, वो कितना है, और बाद में उसने खुद लैब बनाया, उसने प्रयोगशाला में बनाया गया। तो जो मिला था प्रकृति में और जो बनाया गया लैब में, दोनों में कॉपर का कितना अनुपात आया? 50.35, कार्बन का आया 9.74, वो का आया 38.91। चाहे वो कहाँ से प्राप्त किया था, प्रकृति से या उसको बनाया गया था, दोनों में इनका अनुपात सेम है, उनका जो उसका वजन था, द्रव्यमान था, सेम प्राप्त हुआ। ये कहेंगे अपने निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। चलो अपना जो अगला नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। एग्जाम में 2 नंबर में बहुत पूछते हैं, 1 नंबर में आता है, खाली नियम लिखो। तो नियम डाल्टन ने दिया था, और नियम का क्या वाक्य है, इसका विधान क्या है? यदि 2 तत्व क्या होकर संयोजित होकर, आपस जुड़कर, आपस में प्रक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, इससे समझ लो NaNO है, तत्व अलग अलग है, इन्होंने क्या बनाया, NO बनाया, N2 बनाया, NO2 बनाया, तत्व 2 ही है पर मिलकर अलग अलग यौगिक बनाते हैं। जैसे पानी में H और O है, उससे क्या बनेगा, उससे H2O बनेगा, H2O2 बनेगा, ऐसे बन सकता है अलग अलग, पर 2 होने चाहिए। तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व का संयुक्त होने वाला द्रव्यमान छोटे पूर्णांक संख्या में होता है, या तो पूर्णांक अनुपात में होता है। यानी जो O का अनुपात है कैसा होगा, पूर्णांक अनुपात में होगा। NO में, N2O में, NO2 में इसका अनुपात आएगा O का, कैसा होगा, एक छोटे पूर्णांक अनुपात में होगा। समझते आपने? अगर आप समझाओ तो आपको लिखना पड़ेगा समझाकर। मतलब भाई अपने बुक में यार दिया, पानी का दिया हुआ है, एक बार पानी वाला जो बुक में दिया हुआ है, तो मान लो कि भाई H2O है, ठीक है, लिख दो भाई H2O, H2O2। यहाँ उसका H का कितना दिया होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका परमाणु भार 2, O का 16 होगा। H2O2 में इसका 2, O का 32 हो गया, ठीक है। अब H का होता कितना है रियल में, H का 1 होता है ना, खाली इसको 1 मान लो, मतलब 1 मान लिया। चलो भाई 2 पे 16, तो कितना हो गया 1 पर, इसका आधा कर लो, 8 हो गया। 2 पे 32, कितना हो गया 1 पर, 16 हो जाएगा। यानी कि इस तुलना करनी होगी, इसको अपने अचल मान लो, जिसका मेन इसको जो मेन इसका अनुभार है वो मानकर तुलना कर लो। कितना अनुपात है, यहाँ भी आ रहा है 16:32, क्या मतलब हुआ, 1:2। यहाँ भी आ रहा है 8:16, मतलब 1:2। जो ये अनुपात आ रहा है होगा कैसा है, यह सरल अनुपात में है। फिर अपने एक अलग करना कर लो, थोड़ा बड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें नीट में आता है, गुजकेट में आता है, N2O, NO और NO2। चलो कितना होगा, इनका भार 2N है, तो इसका अणुभार 28, O का 16, N का 14, O का 16, एक O है, N का 14, O का 2 है, तो 32। अब यहाँ पे N को अचल मान लो, ठीक है, कितना N का मान लो, 14 मान लो। तो भाई 28 16, 14 कितना होगा इसका, आपने हाफ किया ना, हाफ किया, यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, 16 का 8, 14 का 14 ही रहा, ठीक है, 16 का 16 रहेगा, 14 का 14 रहा, तो क्या 32 का 32 रहेगा। मुझे अभी चेक करो कितना अनुपात हुआ है, 8 16 32, यानी कि 1:2:4, यानी कि छोटे छोटे सरल अनुपात में O का मान आएगा। इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, या किसे कहते हैं इसको कि जब 2 तत्व मिलकर एक से अधिक बना हुए, ठीक है, यहाँ पे NO N2 बन रहा है, तो जो सेकंड तत्व है, जो O है, वह एक सरल अनुपात में आएगा। इसका मेन ये लॉजिक है, तो आपको इसको पूरा ध्यान से करना है, 2 नंबर पूछते हैं। तो चलो अपने आगे बढ़ते हैं। अब चलो अपना अगला नियम है गेल-ल्यूसिक का गैसीय आयतनों का नियम। इसमें ऐसे में बोला गया है कि जितना अपने ईंधन लेंगे, जितना अपने गैस लेंगे अभिकारक में, उतना हमें उत्पाद में मिलेगा। कैसे, उसे एक निश्चित अनुपात पर से होता है। जैसे लिखा हुआ है, समान तापमान और दाब पर रासायनिक क्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं, जुड़ती हैं, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, जैसे H2 हाफ O2 H2O है, अगर मैंने 100 ml लिया, यहाँ पे हाफ दिया होगा, तो इसका होगा 50 ml होगा। और यहाँ पर भी पूरा H2O 1 मोल, यहाँ लेंगे 100 ml, ठीक है, 100 ml लिया, 100 ml बिना, यहाँ पे हाफ होता है, यहाँ पे हाफ कर देने का, तो कितना इसका अनुपात हुआ, H2O2 का अनुपात 100:50, यानी क्या अनुपात हुआ, 2:1 हुआ।
ये कहलाएगा दोनों एक सिंपल सरल अनुपात में है। ठीक है, तो ऐसे और जगह भी लागू पड़ेगा कि लागू पड़ता है इसके ऊपर देख के बताने का। अगर यहाँ 2 लिखा होता, यहाँ पर 200 लेते हैं, यहाँ तो 200 का आधा 100 ले लेते हैं, जो लिखा उस आधार पर करना होता है। यहाँ अगर 2 लिखा होता तो यहाँ 200 हो जाता। ठीक है ना, यहाँ पर सब में 1 मोल है, 100 आया, हाफ का 50 हो जाएगा, इसका हाफ, इसका 100 रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने आपका लास्ट नियम। चलो आपका अंतिम नियम कैसे कहते हैं, आवोगैड्रो का नियम। तो समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणु की संख्या समान होती है। इसका मतलब, चलिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपके एग्जाम में से पूछा गया है भाई 1 लीटर का पात्र है, पात्र ए, बी और सी, तीनों का आयतन 1 लीटर है। पहले M2 भरी हुई है, बी में NO2 भरी हुई है, सी में SO3 भरी हुई है और तापमान दबाव समान है। किस पात्र में अधिक अणु होंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पात्र ए में O2 में ज्यादा अणु मिलेंगे, पात्र बी में NO2 ज्यादा अणु होंगे, किसी में SO3 के अधिक अणु होंगे, या ऑप्शन डी सभी में समान अणु आएंगे। तो इस नियम पर से क्या आएगा आंसर? डी आएगा। अगर आयतन सेम है, यहाँ पे उसका सेम तापमान है, सेम दाब है, सभी में अणु संख्या भी समान होगी। आंसर आएगा डी, सभी में समान अणु होंगे। बोले कि अच्छा तो अणु हो गया, बोले किसमें अधिक होंगे? परमाणु। तो हमें गिनना पड़ेगा भाई, यहाँ पे एक अणु में 2 परमाणु है, एक अणु में 3 परमाणु है, 2 O का और 1 N का। यहाँ 4 परमाणु हो गए, 1 S का, 3 O का, तो परमाणु यहाँ अधिक होंगे पात्र सी में। पन बोले अणु कहाँ अधिक होंगे? सारे अणु ही है, सभी में एक समान अणु आएंगे, लेकिन बोले परमाणु कहाँ अधिक होगा? पात्र सी में। तो यहाँ पे अणु संख्या बोल रहे हैं, सभी में क्या आंसर आएगा? सभी में अणु संख्या समान होगी। शर्त क्या है कि आयतन सेम हो, उसका गैस का तापमान और दाब समान होना चाहिए।